हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है इथेन को, C2H6, दिस इज इथेन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे हम लिख सकते हैं प्रोपेन के लिए C3H8, फ्लोरोकार्बन C4H10। दीज आर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनको जब हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको देखना होगा कि कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। ये आप पहले ऐसे लिख सकते हो CH3 दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप ऐसे लिखते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज आल्सो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और आप पूरे कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए, दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp3। sp3 हाइब्रिड कार्बन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो हम इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस मीन्स हमको 2 डायमेंशनल प्लेन पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, डैश्ड एंड सॉलिड वेज यूज करेंगे। डैश्ड वेज एंड सॉलिड वेज। जैसे कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड जो हैं उसमें से 2 बॉन्ड ब्लैकबोर्ड के प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड एबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होता है कार्बन, और इससे 2 बॉन्ड अटैच हैं। दीज बॉन्ड्स आर फाउंड इन द प्लेन ऑफ द बोट। और एक बॉन्ड यहाँ से एबव द प्लेन और यहीं से एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। तो जो बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश्ड वेज से, और जो बॉन्ड एबव द प्लेन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड वेज से। सॉलिड वेज। देखिए, अगर हम इस तरह से एक कार्बन के अराउंड 4 वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो 2 बॉन्ड हैं जिनको हम सिंपल बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। आप लोग लिखेंगे प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उसी पेपर के प्लेन में ये दोनों बॉन्ड हैं। और ये बॉन्ड उस प्लेन से एबव है तो आप इसको कह सकते हैं सॉलिड वेज। दिस बॉन्ड इज डायरेक्टेड एबव फ्रॉम द प्लेन, या आप कह सकते हो डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये बॉन्ड प्लेन से ऊपर की तरफ है। अगर हम इधर से ऑब्जर्व करें तो हमारे तरफ है, तो जो ऑब्जर्वर होगा उसके तरफ ये डायरेक्टेड, जो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है उसके तरफ है। और ये जो बॉन्ड है जिसे हम डैश्ड वेज कहते हैं, डैश्ड वेज, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जिधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट है ये, और इसको हम कह सकते हैं बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। बिलो द प्लेन, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लिखा गया उस प्लेन से बिलो साइड में डायरेक्टेड है। तो इस तरह से आप कार्बन के चारों वैलेंसी को 3 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज। डैश्ड वेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा और सॉलिड वेज टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा, और जो सिंपल बॉन्ड लाइन है ये इन द प्लेन होंगे। तो अब ऐसे ही आपको इन दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल है। तो 4 बॉन्ड जब बनेंगे तो एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन और 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे।
तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए कैसे हो जाएगा, 2 बॉन्ड प्लेन में लिख दिया आपने, 1 बॉन्ड बिलो द प्लेन और 1 बॉन्ड एबव द प्लेन। यहाँ पे आप अटैच कर दिए कार्बन को, सेकेंड कार्बन, जो सेकेंड कार्बन है इसका भी एक एडिशन, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बिलो द प्लेन, 1 बॉन्ड एबव द प्लेन और 1 बॉन्ड इज इन द प्लेन। तो ये आपका हो गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, पहले अगर आप 3 डायमेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड कर देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3। इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब स्ट्रक्चर इससे पता चल रहा है कौन एटम किस एटम से बॉन्ड बना रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जा रही है, लेकिन एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इस चीज़ को कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ से भी हमको इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि कौन सा एटम किस एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ भी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, बट ये भी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको भी हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और इसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि कौन सा एटम कहाँ बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे ही आप प्रोपेन का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रोपेन है, 3 कार्बन है इसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या करते हैं, हम सभी बॉन्ड लाइन को हाइड कर देते हैं, या ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन को हाइड कर देते हैं और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करते हैं, लाइक दिस। या हम चाहे तो सभी बॉन्ड लाइन को हाइड कर देंगे, कोई बॉन्ड लाइन नहीं शो करेंगे, ओनली कार्बन के साथ जो एटम अटैच है उनको ग्रुप में लिखते चले जाएंगे, लाइक दिस। तो इसको हम कहेंगे कंडेंस्ड। इसको और ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, लाइक दिस। कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाए और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट ना किया जाए, तो ये भी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला है। कंप्लीट फार्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होगा, लाइक दिस। इसका भी हम 3D स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ भी हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा एक और मेथड होता है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय हाइडिंग ऑल द हाइड्रोजन एंड ऑल द अदर एटम्स। फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको लिखेंगे आप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जो कार्बन एटम है उसको भी हाइड कर देंगे और हाइड्रोजन को भी हाइड कर देंगे, ओनली बॉन्ड लाइन लिखेंगे। जैसे हम ये ऐसे बना दिए, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे है। इन दोनों कार्बन की 1 वैलेंसी हमको दिख रही है जो आपस में जुड़ गई, दोनों की 3 वैलेंसी हिडन है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इन हिडन वैलेंसी को हम हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं। मतलब इसमें लिखना क्या है हमको, ओनली दिस बॉन्ड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑल द अदर थिंग्स आर हिडन। जैसे ये प्रोपेन है, इसको लिखना है तो हमको सिर्फ ये दोनों बॉन्ड लिखना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, बाकी बॉन्ड और एटम हाइड करेंगे हम, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया हमने जिग जैग मैनर में। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसकी 3 वैलेंसी हिडन है, क्योंकि एक बॉन्ड हमको दिख रहा है, 3 वैलेंसी और होना चाहिए इसके पास। दिस मीन्स दिस कार्बन इज CH3, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो हिडन वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी हम देख रहे हैं, यानी कि हिडन कितने हैं, 2 वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो हिडन कितने हैं, 2 वैलेंसी। जो 2 वैलेंसी हिडन है वो क्या है, दैट इज हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे देखिए कितने वैलेंसी दिख रहे हैं हमको, 1 वैलेंसी तो दिख रही है हमको,
और 3 वैलेंसी हिडन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यानी कि ए कंपाउंड क्या हो गया CH3 CH2 CH3। तो ये प्रोपेन का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज साइक्लोपेंटेन। देखिए यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है और जो एक लाइन है वो बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी आपको दिख रही हैं। 2 वैलेंसीज आर विजिबल एंड 2 वैलेंसी आर हिडन आल्सो। दिस मीन्स ईच कार्बन बियर्स 2 हाइड्रोजन। ये सब CH2 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 है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, 3D स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। चलिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के 1-2 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये जहां भी लाइन बेंड हो रहा है वहां पे कार्बन है। मतलब यहाँ पे एक कार्बन यहाँ और यहाँ। आपको देखना है किस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। इस तरह की कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कहीं क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी वैलेंसी विजिबल है 1, तो कितना हाइड्रोजन और होगा इसके पास 3 वैलेंसी हिडन, 3 हाइड्रोजन। इसके पास देखिए 2 बॉन्ड ये बनाया जो दिख रहा है हमको, एक इधर और एक इधर। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हिडन है, टोटल वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड बना लिया तो इसकी 2 वैलेंसी हिडन है। तो इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे 2, यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हमको दिख रही है 3, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा क्योंकि टोटल 4 होता है। 1 हिडन वैलेंसी दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 वैलेंसी दिख रहा है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्योंकि इन सब के 1 वैलेंसी यूज हुआ है, बाकी 3 वैलेंसी हिडन है। आप यहाँ पे देखिए इसका 3 वैलेंसी यूज हुआ है, हिडन कितना 1, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी यूज हुआ और 1 हिडन है। समझ में आ गया। आप काउंट कर सकते हो किस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है। इसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं CH3, नेक्स्ट इज CH2, नेक्स्ट इज CH, और यहाँ से अटैच क्या है CH3, मतलब ये कार्बन है, इसे 3 हाइड्रोजन तो CH3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ से अटैच है CH, यहाँ पे एक कार्बन है उससे 1 हाइड्रोजन अटैच है, और इससे 2 ग्रुप अटैच हैं, एक ऊपर CH जिससे 2 CH3 अटैच है, CH3 एंड CH3, और एक इस साइड में CH3 अटैच है। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप जनरली हम लोग जब लिखते हैं तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो आप इससे आसानी से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए IUPAC नेम की आवश्यकता क्यों है हमको, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि IUPAC नेमिंग की क्या जरूरत है। तो देखो बेटा, एक ही कंपाउंड को डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जा सकता है। और जब एक ही कंपाउंड को हम डिफरेंट नेम से जानेंगे तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का एक ग्लोबल नेम पुट करते हैं और वही नेम उसके लिए जाना जाता है। उसी नेम को हम कहते हैं IUPAC नेम, और इस तरह के नेम के लिए कुछ रूल्स हैं, वही हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC नेम के कितने पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट इज रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे IUPAC नेमिंग। रूट वर्ड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन।
रूट वर्ड के बाद जो चीज़ लिखा जाता है उसे हम कहते हैं सफिक्स, और इसके पहले जो वर्ड लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, और जो सफिक्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है, फर्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स तीन हैं, साइक्लो, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो। दीज आर प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट substituent. Substituent means minor functional group and side chain. माइनर फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन को रिप्रेजेंट कौन करता है? सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। नेक्स्ट देखिए सफिक्स। सफिक्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होते हैं ये तीन हैं, एन, इन एंड आइन। एन यूज टू रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, उस कंपाउंड का प्राइमरी सफिक्स एन होता है। और जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होगा, वन डबल बॉन्ड होगा, उस कंपाउंड को कहेंगे, उसका सफिक्स हो जाएगा इन। और जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे, उसका सफिक्स हो जाएगा आइन। तो इस तरह से एन, इन एंड आइन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्राइमरी सफिक्सेज हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड के नेचर को। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स एन यूज होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स इन यूज होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन यूज होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स it represent principal functional group. It represent principal functional group. Functional group जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड का, यानी कि आप कह सकते हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप, उसी को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट क्या होता है। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन चेंज होता है तो वर्ड रूट को कैसे चेंज करना है ये समझ लेंगे हम। नंबर ऑफ कार्बन एंड वर्ड रूट फॉर दैट चेन, वर्ड रूट। अगर कार्बन का नंबर एक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसका वर्ड रूट हो गया मेथ। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट एथ। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। देखो बेटा स्पेलिंग बट का है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्यूट। 5 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाता है पेंट। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाता है हेक्स। 7 कार्बन के लिए हो जाता है हेप्ट, सेप्ट भी लिखते हैं इसको। 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए होता है नॉन, और 10 कार्बन के लिए होता है डेक। 11 कार्बन अगर पैरेंट चेन में है तो उसके लिए रूट वर्ड होता है अनडेक।
12 कार्बन के लिए होता है डो डेक, 13 कार्बन के लिए होता है ट्राई डेक, 13 के बाद ऐसे टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, आक्टा डेक, नोना डेक, फिर आ जाएगा 20 कार्बन। 20 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ई आई कॉस, ई आई कॉस। 21 कार्बन के लिए होता है अन ई आई कॉस, अन ई आई कॉस, इट इज अन ई आई कॉस। 21 कार्बन के लिए हो गया, 22 के लिए हो जाएगा डो ई आई कॉस। ये ऐसे चेंज होते चला जाएगा, ट्राई ई आई कॉस, टेट्रा ई आई कॉस, पेंटा अप टू 29 नोना ई आई कॉस। 30 का हो जाता है ट्रायाकॉन्ट, ट्रायाकॉन्ट। ऐसे 40 का टेट्राकॉन्ट, 50 का पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, ऐसे चेंज होते चला जाएगा। तो आप लोग को मैक्सिमम जरूरत पड़ जा सकती है अप टू 15 की, आप लोग रूट वर्ड नोट कर लेंगे। तो ये हो गया रूट वर्ड। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आईपीएससी नेम में किसके लिए कौन सा वर्ड कहाँ यूज किया जाएगा। सबसे पहले जरूरत होती है आपको पीसीसी को आइडेंटिफाई करने की। हाउ टू आइडेंटिफाई पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, लॉन्गेस्ट possible chain which contains which contains functional group, from which we can say from which functional group are directly attached. उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को हम पेरेंट चेन कहते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम देखेंगे जो सबसे लॉन्ग चेन होगा उसी को पेरेंट चेन कहेंगे। लाइक चलिए अब हम 1 बाय 1 नेमिंग डिस्कस करते हैं। पहले एल्केन का, फिर एल्किन का, फिर एल्काइन का, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। ये आप लोग नोट कर लेंगे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आईपीएससी नेम, और इसी के बेसिस पे हम आगे नेमिंग करेंगे।